इकोनॉमिक्स एकेडमी। बच्चों आज हम लोग क्लास 9th जियोग्राफी का चैप्टर 2 जिसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप, उसे हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ने वाले हैं। बच्चों हम लोग इसका लेक्चर 1 पढ़ चुके हैं, आज हम लेक्चर 2 कवर करने वाले हैं। लेक्चर 1 में हमने उसका मतलब भारत के भौतिक स्वरूप का इंट्रोडक्शन और हिमालय के देशांतरी विस्तार मतलब हिमालय को देशांतरी विस्तार में बांटा था और उसे पूरे डिटेल में पढ़ा था। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी है तो उसे जरूर देखिए, क्योंकि आपको वो वीडियो देखने के बाद ये ज्यादा अच्छा समझ में आएगा। चलिए तो आज हम लोग हिमालय को, अभी हमारा हिमालय टॉपिक खत्म नहीं हुआ, हम लोग इसके बाद हिमालय को अक्षांशीय विस्तार के आधार पर बांटेंगे। अक्षांशीय विस्तार मतलब कि पश्चिम से पूर्व की तरफ। अभी जैसे हम लोगों ने देशांतरी विस्तार के अनुसार बांटा था, देशांतर मतलब कि नॉर्थ से साउथ में बांटा था। ओके, हिमालय को नॉर्थ से साउथ में बांटा था ना। अभी देशांतरी विस्तार में वेस्ट से ईस्ट की तरफ बांटेंगे, वेस्ट से ईस्ट की तरफ, यानी कि इसका हो जाएगा अक्षांशीय विस्तार। देशांतरी विस्तार यानी कि नॉर्थ से साउथ, अक्षांशीय विस्तार यानी कि वेस्ट से ईस्ट। ये क्लियर हो गया आपको? आज हम लोग अक्षांशीय विस्तार के अनुसार हिमालय को बांटेंगे। अक्षांशीय विस्तार यानी कि नदियों के आधार पर, नदी घाटियों के आधार पर हम लोग इसे मुख्यतः 4 वर्गों में बांटेंगे। सबसे पहला आता है हमारा कि पंजाब यानी कश्मीर हिमालय, या पंजाब या फिर इसे कश्मीर हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। ये सिंधु से सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र है। फिर आता है हमारा कुमाऊं हिमालय, जो कि सतलुज से काली नदी के बीच का क्षेत्र है। उसके बाद आता है हमारा नेपाल हिमालय, जो कश्मीर से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। और असम से पूर्वांचल हिमालय, जिसे तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र माना जाता है। अभी आप लोगों को कुछ समझ में नहीं आया होगा, मैं इसे डिटेल में छोटे तरीके से तोड़ के समझाती हूँ। सबसे पहले देखिए, मान लीजिए हमारा हिमालय है। ओके, यहाँ हमारी सिंधु नदी है और सिंधु से सतलुज के बीच का क्षेत्र हो जाएगा पंजाब हिमालय। ये फ्लो चार्ट बहुत ही आसान और बहुत ही समझने के लिए अच्छा भी है। सिंधु से सतलुज नदी के बीच का क्षेत्र पंजाब या कश्मीर हिमालय, सतलुज से काली नदी के बीच का क्षेत्र कुमाऊं हिमालय, काली से तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र नेपाल हिमालय और तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र जो है असम हिमालय के नाम से जाना जाता है। बच्चों ये हम लोग अभी पढ़ चुके हैं, आप लोगों को मुझे पूरा भी भरोसा है कि आप लोग समझ गए होंगे। अभी देखिए हम लोग अभी इसके बारे में, इसमें मतलब कि पंजाब हिमालय के बीच का जो क्षेत्र है उसमें क्या क्या आता है, क्या क्या मुख्य बातें हैं, हम लोग इसको भी जानेंगे। सबसे पहले मैं इसको इरेज कर देती हूँ, उसके बाद आगे बढ़ती हूँ। चलिए, हाँ तो बच्चों अब हम लोग मैंने इसे इरेज कर लिया है। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में। ओके, पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में मैंने बताया कि किन दो नदियों के बीच का क्षेत्र है। सिंधु से सतलुज नदी के बीच का जो क्षेत्र है उसे पंजाब या कश्मीर हिमालय के नाम से जाना जाता है। ओके, ये बात आप लोग याद रखेंगे। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? सबसे पहली बात तो यहाँ पर बहुत ही सुंदर सुंदर घाटियां पाई जाती हैं, जैसे कि कश्मीर घाटी। अधिकतर लोग घूमने जाते हैं, बहुत ही अच्छी मतलब कि बहुत ही सुंदर सुंदर पहाड़ियां घाटियां यहाँ पाई जाती हैं और ये हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ये ऐसे क्षेत्र हैं जो हमेशा बर्फ से ढके रहते हैं। ओके, उसके बाद फिर ये पर्यटन के लिए बहुत ही अधिक प्रसिद्ध भी है। ये क्षेत्र जो है पंजाब हिमालय का जो क्षेत्र है ये पर्यटन के लिए बहुत ही प्रसिद्ध क्षेत्र है। ओके, ये इस पंजाब हिमालय के ये महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। अब एक चीज और, इसे हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है। इसे आप लोग नोट में करके लिख लीजिएगा, क्योंकि मैंने इसका 2 नाम बताया, एक पंजाब और एक कश्मीर हिमालय। अभी हिमाचल हिमालय एक नया हो जाएगा इसमें, इसलिए आप ये तीनों नाम याद रखेंगे। पहला तो पंजाब हिमालय, दूसरा कश्मीर हिमालय, तीसरा हिमाचल हिमालय के नाम से भी जाना जाता है इसे। ओके, ये हो गया हमारा पंजाब या कश्मीर हिमालय के बारे में। अब हम इसके आगे पढ़ेंगे कुमाऊं हिमालय के बारे में। पहले मैं इसे इरेज करती हूँ, उसके बाद आप लोगों को कुमाऊं हिमालय के बारे में बताती हूँ। चलिए, हाँ तो बच्चों अब हम लोग कुमाऊं हिमालय के बारे में जानेंगे। हम लोगों ने कुमाऊं हिमालय, हाँ तो कुमाऊं हिमालय के बारे में जानेंगे। तो कुमाऊं हिमालय किन 2 नदियों के बीच का क्षेत्र है? सतलुज से काली नदी के बीच के क्षेत्र को कुमाऊं हिमालय के नाम से जाना जाता है। मैंने छोटा छोटा इसलिए लिखा ताकि आप लोगों को समझने में
आसानी हो, क्योंकि जो छोटा छोटा करके किताबों में लिखा है लेकिन आप लोगों को समझ में पल्ले नहीं पड़ता होगा, मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए जब छोटा तोड़ के हम लोग किसी चीज को पढ़ते हैं तो वो ज्यादा आसानी से समझ में आता है। अब आप लोग किताब पढ़ेंगे जब तो वो अच्छे से आपके दिमाग में घुसेगा। तो सबसे पहले हम लोग कुमाऊं हिमालय के बारे में, जो सतलुज से काली नदी के बीच का क्षेत्र है। अब इसके महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जान लेंगे। तो यहाँ पे धार्मिक स्थान जैसा कि बद्रीनाथ केदारनाथ, बद्रीनाथ केदारनाथ के बारे में तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि कितना प्रसिद्ध स्थान है। उसके बाद यहाँ पे पहाड़, नदियां, घाटियां ये सब भी पाई जाती हैं। और यही क्षेत्र जो है हमारा उत्तराखंड का जो क्षेत्र है, यही है हमारा कुमाऊं हिमालय का क्षेत्र, यानी कि सतलुज से काली नदी के बीच का क्षेत्र। तो बच्चों यहाँ पे कौन सी नदियां पाई जाती हैं आपको पता चल गया? आप लोगों को नहीं याद आ रहा हो कि कौन सी नदियां यहाँ पाई जाती हैं? अरे भाई अभी तो मैंने बताया सतलुज और काली नदी। हाँ चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके हाँ तो बच्चों अब हम लोग नेपाल हिमालय के बारे में जानेंगे। नेपाल हिमालय में क्या है? काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र। हमने दो प्रकार के हिमालय के बारे में जान लिया है। ओके अब हम लोग काली और तीस्ता नदी के बीच का जो क्षेत्र है यानी कि नेपाल हिमालय के बारे में जानेंगे। नेपाल हिमालय का महत्वपूर्ण बिंदु क्या है? यहाँ पे सबसे ऊंची चोटियां पाई जाती हैं। नेपाल जो हमारा हिमालय का जो सबसे ऊंची चोटी जो एम्प्टी एवरेस्ट है, यानी कि विश्व की जो सबसे ऊंची चोटी एम्प्टी एवरेस्ट यानी कि माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848 किलोमीटर जो आपको पता होगी, वो नेपाल हिमालय वाले क्षेत्र में ही पाई जाती है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ओके ये हमारे भारत में नहीं है, ये बात भी आप लोग याद रखिए, ये नेपाल में है। अब सबसे ऊंची चोटियां यहाँ पे पाई जाती है और यहाँ ये जो है बहुत ऊंचा और ठंडा क्षेत्र है। अब भाई जब बहुत ऊंचा होगा तो ठंडा होगा ही, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जब जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है वैसे वैसे टेम्परेचर घटता जाता है। इसलिए ये जो क्षेत्र है हमारा ये नेपाल हिमालय वाला, ये बहुत ही ज्यादा ऊंचा और बहुत ही ठंडा क्षेत्र है। अब बच्चों हम लोग जानेंगे असम हिमालय के बारे में। ये हो गया हमारा असम हिमालय के बारे में हम जानेंगे। असम हिमालय क्या है? ये काली और तीस्ता नदी के बीच का क्षेत्र है। ओके नेपाल हिमालय काली से तीस्ता, सॉरी एक मिनट मैंने गलत लिख दिया है। जो हमारा असम हिमालय है नेपाल, सॉरी बच्चों मैंने गलत लिख दिया था। ये जो क्षेत्र है हमारा असम हिमालय का, वो तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र है। ओके तीस्ता से ब्रह्मपुत्र नदी के बीच का क्षेत्र। और इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात की जाए तो ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते। ये जो हमारा ये असम हिमालय वाला क्षेत्र है, यानी कि जैसे पूर्व में जा रहा है ना, असम हमारा पूर्व में ही है, ये ज्यादा ऊंचे नहीं होते हैं और ये घने जंगल होते हैं। भाई जब ज्यादा ऊंचे नहीं यानी कि मीडियम में होते हैं तो इन्हें देखो जलवायु इनकी नम होती है, ज्यादा वर्षा होता है। अब ज्यादा वर्षा होता है तो यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं, यानी कि अच्छी डाइवर्सिटी है यहाँ पे। ओके असम हिमालय के बारे में आप लोग जान गए। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे बच्चों उत्तरी मैदान के बारे में इस लेक्चर में डिटेल में जानेंगे। पहले मैं इसे इरेज कर दूं, उसके बाद उत्तरी मैदान के बारे में भी हम लोग इसी लेक्चर में जानेंगे। तो चलिए पहले मैं हाँ तो बच्चों हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है उत्तरी मैदान। बच्चों आप लोग उत्तरी मैदान से मुझे पूरा विश्वास है कि परिचित होंगे और बहुत से लोग तो उत्तरी मैदान में रहते भी होंगे। कितने लोग उत्तरी मैदान में रहते हैं जरा कमेंट में बताइएगा तो। और उत्तरी मैदान में आखिर भाई आप लोग रहते हैं तो उसकी विशेषता तो आप लोगों को जानना ही चाहिए। आखिर में उत्तरी मैदान में आखिर में ऐसा क्या खास है, क्या है, कैसे है, आज ये सब कुछ कैसे बना, आज इन सभी चीजों की जानकारी आप लोगों को इसमें मिलने वाली है। तो आगे चलते हैं हम लोग उत्तरी मैदान की तरफ। सबसे पहले अगर बेटा देखा जाए तो यह है भारत का सबसे बड़ा समतल क्षेत्र है, यानी कि उत्तरी मैदान जो है ये भारत का सबसे बड़ा समतल क्षेत्र है। यानी कि समतल यानी कि प्लेन, यहाँ पे कोई उच्चावच नहीं पाए जाएंगे, यानी कि पहाड़ पठार ऐसा कुछ नहीं पाया जाएगा उत्तरी मैदान में। ये समतल क्षेत्र है, इसलिए समतल को ही तो मैदान बोलते हैं, इसलिए इसको क्योंकि ये उत्तर में है इसलिए इसको उत्तरी मैदान कहा गया। ओके अब हम लोग इसके यह मुख्य 3 नदियों से बना है। अब यह मुख्य 3 नदियों से बना है, इसका मतलब ये नहीं है कि मैदान नदियों से बना है। इसका मतलब ये है कि
ये जो है उत्तरी मैदान जो है ये इनकी सहायक नदियों ने, क्योंकि आप लोगों को पता है कि जो नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं। अब भाई हिमालय से आ रही है तो सिर्फ पानी तो लेके आएंगी नहीं, उसके साथ रेत कंकड़ और मिट्टी ये सब लेके आती हैं तो धीरे धीरे वो क्या बोलते हैं, हिमालय के जो नीचे वाला जमीन है जो वहां पे सब कुछ पट जाता है, जो जलोढ़ मिट्टी बनता है, ये उसी से बना हुआ क्षेत्र है। ये उत्तरी मैदान का जो क्षेत्र है, जो ये नदियां, ये जो सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी है, ये 3 मुख्य नदियां हैं। इन्हीं से जो आया हुआ है जमाव, जलोढ़ मिट्टी का जो जमाव आया हुआ है हिमालय से उतरकर, उन्हीं से ये उत्तरी मैदान का निर्माण हुआ है। ओके, कौन कौन सी नदियां इसके लिए जिम्मेदार है? सिंधु नदी, गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी। ओके, अब ये बना कैसे है अगर इसकी बात की जाए तो भाई अभी मैंने बताया हिमालय से नदियां उतरती हैं जो कि पत्थर रेत मिट्टी लेके आती हैं। ये अभी अकेले तो आएंगी नहीं, ये सब लेके आती हैं, पत्थर रेत मिट्टी इसे लेके आती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्थर रेत मिट्टी लेके आई और तुरंत डाली और फटाफट मैदान बन गया, ऐसा नहीं है। इसे बनने में लाखों साल लग जाते हैं। ओके, लाखों सालों में जाके ये मतलब मैदान जो है वो तैयार हुआ है। ओके, उसके जमाव से। अभी इसके एरिया की बात की जाए तो ये 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। उत्तरी मैदान का जो एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी लंबाई जो है 2400 किलोमीटर है और चौड़ाई की बात की जाए तो 240 किलोमीटर से 320 किलोमीटर तक है। तो बच्चों अब हम लोग आगे चलेंगे तो इसमें हम लोग जानेंगे कि आखिर में उत्तरी मैदान को कितने भागों में बांटा गया है। तो चलिए पहले मैं इसे इरेज करती हूँ। हाँ तो बच्चों अब हम लोग उत्तरी मैदान के 3 भागों के बारे में जाना है। उत्तरी मैदान के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत जान चुके हैं और उसका एरिया देखिए, ये सब तो हम लोग जान चुके हैं, एरिया लंबाई चौड़ाई ये सब तो हम लोग जान चुके हैं। अब हम लोग उत्तरी मैदान को 3 भागों में बांटा गया है, अब इसको जानेंगे। सबसे पहला है पंजाब का मैदान। ओके, अगर जैसे उत्तरी मैदान है, मान लीजिए ये उत्तरी मैदान है, एक मिनट के लिए मान लीजिए, तो हम लोग इसे 3 भागों में बांट देते हैं। कोई दिक्कत है? तो 3 भागों में मान लीजिए, एक ये हो गया, दूसरा नंबर 1 2 3। ओके, सबसे पहला आता है पंजाब का मैदान। मान लीजिए कि ये पंजाब का मैदान है। ओके, मान लीजिए पंजाब का मैदान है। ये जो है, ये वाला जो मैदान है वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों, सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? चिनाब, झेलम, रावी, व्यास, ये सब जो नदियां हैं ये सिंधु की सहायक नदियां हैं। इन सब की सहायता से जो पंजाब का हिमालय है हमारा, सॉरी पंजाब का जो मैदान है वो बना है। ओके, अब आता है इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात। तो इसमें महत्वपूर्ण क्या है, यहाँ पे 2 आब ज्यादा होते हैं। 2 आब क्या है, यानी कि 2 आब मतलब कि जो पानी है वो 2 भागों में बढ़ जाता है, यानी कि 2 मतलब तो 2 हो गया, 2 मतलब 2 हो गया। आब मतलब जो होता है पानी होता है, आब मतलब क्या होता है? पानी। क्योंकि पानी जो है 2 भागों में बढ़ जाता है इसलिए इसको 2 आब कहते हैं। यहाँ पर जो है कि 2 आब ज्यादा पाए जाते हैं, ये इसका महत्वपूर्ण बिंदु है। उसके बाद आता है हमारा गंगा का मैदान। ये मान लीजिए दूसरा हमारा गंगा का मैदान है। ये बीच का भाग है और बहुत बड़ा भाग है, यानी कि इसका क्षेत्रफल बहुत ज्यादा है। इसका जो विस्तार है हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन सभी जगहों पे है। यानी कि जो ये गंगा के मैदान का जो क्षेत्र है ये काफी ज्यादा है उन दोनों के अपेक्षा में। उसके बाद इसके महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो ये बहुत ज्यादा उपजाऊ है, सबसे ज्यादा खेती यहाँ होती है। अब भाई बहुत ज्यादा उपजाऊ है तो खेती बहुत ज्यादा होगी ही, बहुत ज्यादा जब खेती होगी तो वहाँ खाने वाले बहुत ज्यादा होंगे, इसलिए ये बहुत ही अधिक जनसंख्या वाला क्षेत्र भी है। आप लोगों को पता होगा कि उत्तर प्रदेश हमारा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला क्षेत्र है। ओके, क्यों? क्योंकि यहाँ भाई उपजाऊ जमीन है, बहुत ज्यादा खेती होती है, खाने के लिए प्रॉपर मिल जाता है। और एक है हमारा तीसरा जो जिसका नाम है ब्रह्मपुत्र का मैदान। ओके, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहाँ है? असम में फैला हुआ है। इसका एरिया काफी छोटा है गंगा के मैदान की अपेक्षा में। यहाँ पे बाढ़ बहुत ज्यादा आती है। यहाँ ये नदी जो है ब्रह्मपुत्र, यहाँ से बाढ़ बहुत ज्यादा आ जाती है। पानी जो है मतलब कई धाराओं में बढ़ जाती है, अपनी मतलब नदी जो है अपना डायरेक्शन चेंज कर देती है।
इस वजह से यहाँ पे बाढ़ आ जाती है, नदी कई धाराओं में बढ़ जाती है। इसी को वितरिकाएं भी कहते हैं। ओके, इसी को वितरिकाएं भी कहते हैं। बच्चों हम लोग का ये उत्तरी मैदान जो है ये टोटली खत्म हो चुका है। अब हम लोग इसके आगे चलने वाले हैं कि उत्तरी मैदान में, चलिए तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। पहले मैं इसे इरेज कर लूँ तब बताऊँ हम लोग आगे कहाँ चलेंगे। हाँ बच्चों, अब हम लोग उत्तरी मैदान के रिलीफ डिवीजन के बारे में। अब रिलीफ डिवीजन क्या है, यानी कि हिमालय से जब नदियां उतर रही हैं तो कौन कौन सी मिट्टी बन रही है। ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट जो हिमालय के पास की मिट्टी है वही बहुत ज्यादा उपजाऊ मिट्टी हो जाएगी, ठीक है। तो हिमालय को इस बेसिस, मतलब कि हिमालय के जो उत्तरी मैदान है नीचे, उसको भी मतलब इस बेसिस पे भी डिवाइड किया गया है। सबसे पहले जो आती है मिट्टी उसका नाम है भाबर। भाबर जो है हिमालय के पास का जो एकदम स्थान रहेगा उसे भाबर के नाम से जानेंगे। यह पत्थर और कंकड़ वाली जमीन है। अब भाई जब डायरेक्ट हिमालय से नदी उतरी तो जो बड़े बड़े पत्थर रहेंगे तो पहले आके वहीं गिरेंगे, तो वो वहीं रह जाते हैं। तो ये बहुत मतलब कि बड़े बड़े कंकड़ पत्थर वाली जमीन रहती है, इसलिए ये उपजाऊ तो रहेगी नहीं। उसके बाद आता है नदियां यहाँ गायब हो जाती हैं। अब इतने बड़े बड़े पत्थर है तो नदियां यहाँ गायब होंगी ही। उसके बाद आता है तराई वाला क्षेत्र। इसके बाद यानी भाबर के बाद, इधर देखिए मैंने फ्लो चार्ट बनाया हुआ, इससे आसानी से समझ में आ जाएगा। भाबर के बाद आता है तराई वाला क्षेत्र। तराई क्षेत्र यानी कि बहुत गीला और दलदली क्षेत्र। जो तराई क्षेत्र है ये गीला, मतलब कि ये नम रहता है, यानी दलदल जैसा होता है, ऐसा क्षेत्र है। बहुत ज्यादा गीला नहीं होता लेकिन ये गीला होता है। और यहाँ पे घने जंगल पाए जाते हैं। मतलब पाए इस समय वहां पे जंगल कम हो गए हैं क्योंकि जब पाकिस्तान से जो लोग लौट के आए थे, उन शरणार्थी लोग, उन लोगों को रहने के लिए उसे काट दिया गया था, उन लोगों की खेती के लिए। उसके ये तराई वाला क्षेत्र जो हो गया ये गीला जंगल होता है एक हिसाब से, शॉर्टकट में अगर जान जाए, यानी कि दलदली क्षेत्र। उसके बाद आता है हमारा भांगर। इसके बाद यानी कि तराई के बाद वाला जो आएगा मिट्टी वो भांगर। ये पुरानी जलोढ़ रहती है, पुरानी जलोढ़। ये थोड़े ऊंचे क्षेत्र होते हैं क्योंकि यहाँ पे मिट्टी वहीं रुकी रहती है, तो ये पुराने जलोढ़ रहते हैं और इसमें कंकड़ पाए जाते हैं। अब भाई हिमालय के पास से आ रही है नदी, तो जो सबसे बड़े कंकड़ हुए पहले पास में ही गिर जाते हैं। उसके बाद जो उससे छोटे होते हैं थोड़े आगे आते हैं, फिर जो उससे छोटे हो थोड़ी और आगे आ जाते हैं। तो यहाँ तक तो मान लो कंकड़ वाले क्षेत्र आ गए, इसमें कंकड़ पाए गए। उसके बाद आता है हमारा खादर वाला क्षेत्र। इसमें ये नई जलोढ़ मिट्टी, यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी रहती है और यहाँ हमेशा बाढ़ आती रहती है। क्योंकि यहाँ पे हमेशा बाढ़ आती रहती है इसलिए यहाँ पे नई जलोढ़ मिट्टी हमेशा बनती रहती है। और बच्चों नोट में एक चीज कर लीजिएगा आप लोग जरूर कि ये सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। ये मिट्टी जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ, सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी मिट्टी है? खादर मिट्टी। ये एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछ लेता है, आप लोग ये बात याद रखिएगा। ये जो मैंने छोटा छोटा लिख दिया है इससे आप लोगों को याद करने में भी आसानी होगा। ये फ्लो चार्ट है, इससे आप लोग आसानी से याद कर लेंगे, इसे अपने नोट्स में उतार लेंगे। अब हम लोग भारतीय मरुस्थल की तरफ आगे बढ़ेंगे, तो पहले मैं इसे इरेज कर लेती हूँ, उसके बाद आगे देखते हैं। चलिए चलो बच्चों, अब हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ आगे बढ़ेंगे जिसका नाम है भारतीय मरुस्थल। ओके, भारतीय मरुस्थल। तो बच्चों अब हम लोग भारतीय मरुस्थल पढ़ेंगे। उससे पहले अगर मैं मरुस्थल की बात करूं, तो अगर मैं कहूँ कि मरुस्थल कैसा होता है तो आप लोगों के दिमाग में ऐसे कुछ मतलब कि सूना साना ऐसे जगह दिखाई देता होगा आप लोगों की आंखों के सामने। ठीक है, अच्छी बात है, ऐसा ही होता भी है। अगर अगर हम लोग भारतीय मरुस्थल की बात की जाए तो भारत में कौन सा मरुस्थल है आपको पता है? भारत में थार का मरुस्थल है, जिसका नाम है थार। थार का मरुस्थल है। और विश्व का सबसे बड़ा जो मरुस्थल है वो कहाँ पे है, उसका क्या नाम है आपको पता है? मुझे विश्वास है कि कुछ बच्चों को जरूर पता होगा, जिसका नाम है सहारा मरुस्थल, अफ्रीका में है। आप लोग ये भी नोट कर लीजिएगा कि वो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है जो कि अफ्रीका में है। ओके, अभी हम लोग इसके भारतीय मरुस्थल यानी कि जो भारत में हमारा मरुस्थल है थार का, इसके लोकेशन के बारे में जानेंगे। ओके, तो भारत के मरुस्थल यानी थार के मरुस्थल के लोकेशन के बारे में जानेंगे। तो ये पश्चिम भारत में है, मुख्यतः पश्चिम भारत यानी कि राजस्थान, मुख्यतः राजस्थान में है। पश्चिम भारत यानी कि मुख्यतः राजस्थान में है। इसका कुछ भाग जो पंजाब, गुजरात, हरियाणा में भी है, लेकिन मुख्यतः अगर बात की जाए तो ये राजस्थान में ही है।
और पश्चिम में यह पाकिस्तान तक भी फैला हुआ है, यानी कि इसका कुछ भाग पाकिस्तान में, कुछ भाग पंजाब, गुजरात, हरियाणा में, लेकिन इसका जो मुख्य भाग है वो राजस्थान में है। आप लोग ये बात याद रखिए। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, क्योंकि बहुत कम वर्षा होती है भाई, इसीलिए तो मरुस्थल बन गया है। यहाँ पे बहुत कम वर्षा होती है, बहुत कम मतलब सालाना वर्षा 150 mm से भी कम होती है, यानी कि बहुत ही कम वर्षा होती है यहाँ पे। यहाँ पे पानी की कमी रहती है हमेशा। अब वर्षा कम होगा तो भाई जब भूमि में जल संग्रहित नहीं होगा तो पानी की कमी तो रहेगी ही। अब हम लोग यहाँ के जो महत्वपूर्ण बिंदु है भाई, अब ये देखिए, यहाँ के महत्वपूर्ण बिंदु की बात की जाए तो यहाँ पे रेतीली भूमि है, पानी कम मतलब पानी आता ही नहीं है तो भूमि रेतीली हो ही जाएगी। भूमि रेतीली हो गई, कम वनस्पतियां होती है, वनस्पतियां वही होती है जैसे कांटेदार, जैसे कि कैक्टस, जिसमें पानी की आवश्यकता बहुत कम हो, ऐसी ही वनस्पतियां वहां पे पाई जाती हैं। और यहाँ पे जनसंख्या बहुत कम है। जनसंख्या क्यों कम है? पानी कम है, अनाज नहीं उग पाता है। जब पानी नहीं रहेगा, खाना नहीं रहेगा तो हम लोग क्यों रहेंगे आखिर में वहाँ, भला बताइए। यहाँ पे दिन और रात के तापमान में भी अंतर होता है। दिन और रात के तापमान में अंतर होता है। दिन जो है बहुत ज्यादा गर्म होता है, क्योंकि रेत होता है, तो रेत अभी धूप पड़ती है, देखो रेत पे तो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है। और रात में ठंडा होता है, लेकिन ऐसा नहीं है, रात में ज्यादा लगभग बहुत ही ठंडा होता है, नॉर्मल के अपेक्षा में ठंडा होता है, लेकिन दिन में बहुत गर्म होता है। और उसके बाद यहाँ पे जो इसकी मुख्य नदी की बात की जाए, जो है थार के मरुस्थल में जो नदी बह रही है उसका नाम है लूनी। लेकिन ये बेचारी भी समुद्र तक पहुंच नहीं पाती है, बीच में ही सूख जाती है। क्यों? क्योंकि इसे कोई सहायक नदी मिली ही नहीं, अकेले ही आगे बढ़ रही थी लेकिन बीच में ही सूख जाती है। लूनी नदी, आप लोग इसको नाम याद रखिएगा। कौन सी नदी? लूनी नदी। अब यहाँ मतलब कि अब की कंडीशन अगर देखी जाए, यहाँ पे डेवलपमेंट कितना हुआ है उसकी बात अगर की जाए तो पहले तो यहाँ खेती हो नहीं पाती थी कि पानी था नहीं, लोग रहना नहीं चाहते थे, जनसंख्या भी कम थी क्योंकि वर्षा कम होता था। तो यहाँ पे डेवलपमेंट हुआ, यहाँ पानी लाया गया, इंदिरा गांधी कैनाल्स बनाया गया। ओके, इंदिरा गांधी कैनाल्स बनाया गया, तब से यहाँ पानी आया, खेती शुरू हुई और लोग रहने लगे। ओके, अब हम लोग भारतीय मरुस्थल पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अगले लेक्चर में अपने नए टॉपिक को कवर करेंगे। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कौन कौन सा टॉपिक हम लोग बताएंगे। हाँ तो बच्चों, हम लोग अगले लेक्चर में जो पढ़ने वाले हैं उन टॉपिक्स का नाम मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ, क्योंकि यही बस टॉपिक अब छूट रहे हैं इस चैप्टर में। इसके बाद हमारा ये चैप्टर पूर्ण रूप से समाप्त हो जाएगा। और मैंने वैसे एक भी टॉपिक छोड़ा नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि कुछ छूटा है या कुछ जानकारी नहीं मिली है, कुछ या समझ में नहीं आया, तो आप लोग मुझे जरूर बताइए। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, हम लोग अगले लेक्चर में प्रायद्वीपीय पठार, तटीय मैदान और द्वीप समूह के बारे में पूर्ण रूप से, यानी कि जितना हो सकेगा सब कुछ जानेंगे, इसमें पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, और अब हम लोग इस लेक्चर को यहीं समाप्त करते हैं। लेकिन मैं जाने से पहले ये जरूर कहूंगी कि आप लोग मैंने जो पढ़ाया है इसे रिवाइज जरूर करिएगा, क्योंकि रिवाइज करने से ये नहीं कि बस नोट्स बना के रख दिया हो गया काम। जितना ज्यादा रिवीजन करेंगे उतना ही ज्यादा अच्छे से आप लोगों को याद होगा, इसलिए रिवीजन जरूरी है। पढ़िए कम लेकिन रिवाइज ज्यादा करिए। ओके, तो चलिए मैं इस लेक्चर को ये खत्म करती हूँ, लेकिन आप लोग हमारे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप लोगों को आगे के चैप्टर्स पूर्ण रूप से मिलते रहे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चलती रहे। धन्यवाद।